नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमार स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल काल से संबंधित शाहजहां का इतिहास। और ये जो सीरीज चल रहा है हम लोग का मुगल काल का, इस सीरीज में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और उसके बीच में हम लोगों ने शेर शाह सूरी का इतिहास भी पढ़ चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे मुगल काल के काफ़ी महत्वपूर्ण शासक शाहजहां के बारे में। और देखिए, इतिहास जो है ना, रटने का चीज़ नहीं है, ये समझने का चीज़ है। अगर आप सिलसिलेवार ढंग से इसको पढ़ रहे हैं, जहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, तो अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं इसको, तो आपको एक अच्छा समझ बन चुका होगा और आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। हर चीज़ रटने का जरूरत नहीं होता है। और कोई भी चीज़ को कोरिलेट करके जब पढ़ते हैं ना हम लोग, कोरिलेट करके मतलब संबंध बना बना के कि पीछे हमने क्या देखा, इसमें क्या देखा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम आपको आएंगे जो पीछे संबंधित होंगे, तो आपको लगेगा कि इसको रटना है, लेकिन रटना नहीं है, उसको समझना है। और समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जहांगीर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, देखिए, तो उस पर क्लिक करके आप जहांगीर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं शाहजहां का इतिहास। और इसको देखिए आप लोग, ये शाहजहां के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसका इतिहास माना जाता है 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक। कहीं कहीं 1627 भी मिलेगा, तो बताते हैं आपको 1627 क्यों लिखा रहता है, आगे आपको डिस्कस करते हैं। तो 1628 से 1658 ईस्वी तक शाहजहां का इतिहास हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं शाहजहां के प्रारंभिक इतिहास, जो कि वो शुरुआती दिनों में जब बचपन में था वो, तो क्या क्या उसके इतिहास रहे, और फिर उसके बारे में उसके बाद हम लोग जानेंगे शाहजहां का आगे का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, पहले राजा बनने से पहले का इतिहास। राजा जब बना उससे पहले जब वो बचपन में था तो वो क्या क्या किया, वहाँ का इतिहास से हम लोग शुरू करते हैं इसका, ताकि आप लोग को एक अच्छा समझ बन पाएगा। तो देखिए, उसका बचपन का नाम खुर्रम था। आपको जहांगीर वाले चैप्टर में भी हम पढ़ा चुके थे कि उसका बचपन का नाम, उसका बेटा जहांगीर का बेटा जो था खुर्रम, वही आगे चल के जहांगीर बना, शाहजहां बना। तो शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से आते हैं। और ये बचपन के नाम खुर्रम जो था, उसको फिर शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर नहीं दी थी, आपको हम बताए थे, इसके पिता ने दी थी। आगे देखते हैं उसको। उसका जन्म कब हुआ था? 1592 ईस्वी में, 1592। याद करिए, जब इसके दादा भी जिंदा थे, अकबर भी जिंदा थे। अकबर जिंदा थे क्योंकि वो 1605 में मरे थे, और जहांगीर इसके फादर। और ये 1592 ईस्वी में इसका जन्म जो है लाहौर में हुआ था, ठीक है। और इसके पिता आप लोग जान रहे हैं कि इसके पिता जहांगीर थे, और माँ जो है इसकी जगत गोसाई थी। जगत गोसाई जो कि एक राजपूत घराने से संबंधित थी, और जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। ये उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। और जगत गोसाई के ही गर्भ से जो है शाहजहां का जन्म हुआ था। तो और सोचिए कि ये राजपूत घराने से संबंधित भी था। शाहजहां तो राजपूत घराने से संबंधित हुआ ना, उसकी माँ जगत गोसाई थी। तो लेकिन फिर भी आगे चल के बहुत ज़्यादा ये कट्टर मुस्लिम साबित होता है, वो बताएंगे आपको कैसे। अब बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम था ये शाहजहां। तो उसकी माँ जगत गोसाई, देखिए जगत गोसाई आपको पिछले चैप्टर में नहीं बताया, क्योंकि वहाँ पे नूरजहां का चर्चा हुआ। तो नूरजहां का वो अलग बेटा था। ये शाहजहां जो थे वो जगत गोसाई के गर्भ से जन्म लिए थे। तो उसका भी देखिए 3-4 शादी जहांगीर जो था किया था। तो ये जो पत्नी, तीसरी पत्नी थी, तो इनके गर्भ से शाहजहां का जन्म हुआ था। फिर इसका राज्याभिषेक देखिए, शाहजहां का राज्याभिषेक जो है 1628 ईस्वी में हुआ। यहीं पे आप समझ रहे होंगे कि जब जहांगीर का मृत्यु 1627 में हुआ, तो फिर ये 1628 में क्यों अपना राज्याभिषेक करवाया, उस एक साल के दौरान क्या क्या हुए, तो आपको आगे देखने को मिलेगा क्या क्या हुआ था एक साल के दौरान। और फिर देखिए इसका विवाह, शाहजहां का विवाह, खुर्रम का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको आगे चल के हम लोग देखेंगे कि यही जो है मुमताज महल के नाम से जानी जाती है, अर्जुमंद बानो बेगम, जो कौन थी? आसफ खां की पुत्री थी। अब आप लोग बताइए, अगर आप जहांगीर का इतिहास पढ़े होंगे तो आसफ खां कौन है? ये आसफ खां का नाम आया, आप लोग को लगेगा कि इसको रटना है, लेकिन रटना नहीं है। ये आसफ खां कौन है? तो ये आसफ खां जो है, ये नूरजहां, आपको याद आ रहा होगा, नूरजहां, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का भाई था आसफ खां। याद करिए, जब नूरजहां का गुट हम बताए थे तो उसमें आसफ खां का जिक्र हुआ था। वही आसफ खां, ये आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिससे किसका विवाह हुआ था? जहांगीर के बेटे शाहजहां का विवाह हुआ था, ठीक है, जो कि नूरजहां का भाई था। कौन? आसफ खां। समझ गए इसको। अब आइए हम लोग देखते हैं
कि शाहजहां के कितने पुत्र थे, कितनी पुत्री थी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अर्जुमंद बानो बेगम आप देख रहे हैं, इसके 14 पुत्र हुए, 14 पुत्र, याद रखिएगा 14 पुत्र, और जिसमें से 7 पुत्र की हत्या हो चुकी थी। ठीक है, 14 संतान हुई, जिसमें से 7 संतान की हत्या हो गई। और यही 1631 में प्रसव पीड़ा के दौरान, मतलब बच्चे जन्म लेने के दौरान ही, 14वां बच्चा जन्म लेने के दौरान ये जो अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई। ठीक है, जिसको हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं, इसकी मृत्यु हो गई 1631 में। और उसके बाद 7 संतान की मृत्यु भी हो गई थी। तो बचने वाले संतान जो थे, चलिए उनको देखते हैं। पुत्र जो थे, 4 पुत्र बचे हुए थे। ठीक है, 7 में से 4 पुत्र जो थे बचे हुए थे, जिसमें कौन कौन है? पहला था दारा शिकोह, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। दारा शिकोह, दूसरा था औरंगजेब, तीसरा था मुराद बख्श, शाह शुजा। ये औरंगजेब को तो आप लोग अच्छे तरीके से जान भी रहे होंगे, यही आगे चल के जो है शाहजहां के बाद इसका उत्तराधिकारी भी बनता है। तो ये औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद बख्श और शाह शुजा, इसमें से ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी जो है प्रश्न इन दोनों से भी बन जाते हैं। और पुत्री जरूर याद रखिएगा, उनकी जो पुत्री थी शाहजहां की, वो थी जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। देखिए आप इसका टाइटल से पकड़ सकते हैं, आरा। आरा बार बार आ रहा है सब में, आरा जिला, बक्सर जिला आप लोग जानते हैं। तो आरा से इसको रिलेट करिएगा, जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा जो थी शाहजहां की 3 पुत्री थी और 4 पुत्र थे। और फिर देखिए आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ तक देखे उसका बेसिक जो बचपन के समय में था। और बचपन के समय में उसने कुछ जीत हासिल किए थे, जिसके कारण उसे कुछ उपाधियां मिली, काफ़ी उस समय वो अपना पराक्रम दिखा पाया। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो महत्वपूर्ण जीत का भागीदार बना था कौन? खुर्रम, शाहजहां। बचपन के दिनों में, शासक बनने से पहले, देखिए शासक बनने के बाद तो वहां देखेंगे हम लोग, शासक बनने से पहले उस समय वो मेवाड़ का जीत हासिल किया। अब देखिए यहाँ पर समझिए, मेवाड़ का जो जीत था वो कब से स्टार्ट हो चुका था? अकबर के समय से ही महाराणा प्रताप को हराने की प्रथा जो है, हराने का काम जो है किया जा रहा था। लेकिन महाराणा प्रताप हारे थे, लेकिन फिर से वो अपने क्षेत्र पर कब्जा कर चुके थे और जहांगीर द्वारा इस पर जीत हासिल किया। लेकिन जहांगीर के शासन काल में किया गया, लेकिन उस समय उसका बेटा के द्वारा जो है नेतृत्व किया जा रहा था, खुर्रम के द्वारा, है ना। खुर्रम के द्वारा मेवाड़ पर अच्छी जीत हासिल की गई थी, जो कि जहांगीर के काल में हुई थी। तो और उसके बाद देखिए अहमदनगर, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर आप एक मैप देख रहे होंगे। दक्षिण भारत कहने का अर्थ है ये दक्कन, इसको दक्कन भी बोलते हैं, दक्षिण भारत भी बोलते हैं। तो इस क्षेत्र पे जो है ना, अहमदनगर में जीत हासिल कौन किया? ये शाहजहां, जिसका खुर्रम नाम था बचपन का। तो उसी समय खुर्रम नाम ही था। तो जब ये जीत हासिल किया अहमदनगर का, तब इसके पिता के द्वारा, जहांगीर के द्वारा इसको उपाधि दिया गया था शाहजहां का, यही अहमदनगर के जीत के बाद। ठीक है, जीता था, वहां अभियान चलाया था, तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसीलिए उसको शाहजहां की उपाधि। अब क्या हुआ समझिएगा, जहांगीर की मृत्यु हो गई। और जहांगीर की मृत्यु के बाद आप लोग तो जानते हैं कि इस समय में क्या होता था कि पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध चालू हो जाता था कि हम बनेंगे शासक, हम बनेंगे। तो उस समय फायदा उठाते हुए क्या किया, क्योंकि जहांगीर की मृत्यु जब हुई थी उस समय जो ये खुर्रम था वहां पे मौजूद नहीं था, उस क्षेत्र में मौजूद नहीं था, और उसके कोई भी भाई उस क्षेत्र में मौजूद नहीं थे, क्योंकि उससे पहले वो सभी को अलग अलग जगह का सूबेदार नियुक्त कर रखा था। क्योंकि वहां पे तुम रहो, एक छोटा राज्य में पहले सीखो, तब यहाँ का शासक बनना। तो अलग अलग जगह सूबेदार थे, और अचानक उसकी मृत्यु हो गई 1627 में। आपको बताया कि 1627 में उसकी मृत्यु हुई। और क्या हुआ, यहाँ पे उसका फायदा उठा करके जहांगीर की मृत्यु के बाद खुसरो, ये खुसरो को आप पहचान रहे होंगे, बताइए खुसरो कौन है? ये खुसरो खुर्रम का भाई था। ये खुसरो को तो मरवा दिया था उसने, ये जहांगीर ने, ये शाहजहां ने पहले ही मरवा दिया था खुसरो को, लेकिन उसका बेटा दाबर बख्श, ठीक है, दाबर बख्श को जो है उस समय का शासक नियुक्त कर दिया वहां पर का। ठीक है, क्योंकि उस समय खुर्रम मौजूद नहीं था, और दाबर बख्श को शासक बना दिया। इससे क्या हुआ कि एक खबर फैल गई कि अब तो ये शासक बन गया, जबकि योग्य कौन है? खुर्रम योग्य है शासक बनने का। तब क्या हुआ, आसफ खां वहीं पे मौजूद था। आसफ खां, ये बताइए आसफ खां कौन है? तो ये खुर्रम का ससुर है, क्योंकि आसफ खां की पुत्री से खुर्रम शाहजहां का शादी हुआ है, जिसका नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आसफ खां द्वारा विरोध व्यक्त किया गया कि नहीं, तुम नहीं शासक बनेगा, मेरा दामाद बनेगा शासक खुर्रम बनेगा। यहाँ से सूचना दिया गया खुर्रम को कि देखिए आपके गैर मौजूदगी में यहाँ पे शासक बन गया कौन? दाबर बख्श। तो वहां से शाहजहां क्या करता है
कि आसफ खां को ऑर्डर देता है कि आप जितने भी वहाँ पे उत्तराधिकार अगर बन रहे हैं, कोई भी ज़्यादा उछल रहा है कि हम उत्तराधिकार बनेंगे, हम शासक बनेंगे, सबको आप किसी षड्यंत्र के द्वारा मरवा दीजिए और मेरे आते आते सब मर जाना चाहिए। और यही हुआ कि आसफ खां के द्वारा क्या हुआ ना कि सब उत्तराधिकार जो भी वहाँ पे छटपटा रहे थे ज़्यादा कि हम बनेंगे, वो सबको मरवा दिया गया। और ये शाहजहाँ के आते ही सब क्लियर हो चुका था और ये गया। तब वहाँ पे इसका आगरा में जो है राज्याभिषेक किया गया। आगरा में राज्याभिषेक किसका किया गया? शाहजहाँ का। कितने ईस्वी में? यहाँ देख रहे हैं 1628 में। अब आप लोग समझ चुके हैं कि 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो क्यों एक साल वो डिफरेंस देखने को मिलता है इसका राज्याभिषेक में 1628 में, क्योंकि बीच में जो है काफ़ी उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था और सबको खात्मा करके सबको मरवा के ये शासक बन चुका था। और उसके बाद वो आसफ खां से खुश हुआ क्योंकि उसके ससुर भी थे और उसने इतना बड़ा काम भी इसका किया, तो उससे खुश होकर इसने उनको वजीर नियुक्त कर दिया अपने शासन का, अपने राज्य का वजीर। उस समय वजीर जो है प्रधानमंत्री को बोला जाता था, तो अपने राज्य का वजीर नियुक्त कर दिया आसफ खां को। तो आपने यहाँ तक देखा, तो ये था उसका प्रारंभिक इतिहास। ठीक है, शासक बनने से पहले का इतिहास आपने देखा। यहाँ पे उसको हम शासक भी बना दिए, राज्याभिषेक भी कर दिए, तो यहाँ तक आपने देखा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि शासक बनने के बाद भी उसके शासन में कुछ कुछ काम हुए, कुछ विद्रोह हुए, कुछ दिक्कत आई, कुछ उसने आक्रमण भी किए, कुछ क्षेत्र विस्तार भी किया, तो वो सब हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए कि शासक बनने के बाद कुछ विद्रोह हुए। वो विद्रोह क्या था? बुंदेलखंड का विद्रोह, जो कि 1628 ईस्वी में हुआ था। ये बुंदेलखंड जो है दक्षिण भारत का ही क्षेत्र है। देखिए, मुगल के समय में दक्षिण भारत एक कठिन परिस्थिति बना हुआ था। बार बार ये क्षेत्र मुगल को दिक्कत देते थे और यहाँ पे जीतना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन जीत जाते थे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो बुंदेलखंड 1628 में वहाँ का विद्रोह हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? फिर पुर्तगालियों द्वारा विद्रोह हुआ। पुर्तगालियों द्वारा क्या किया गया कि देखिए, वो आपको बताया था कि जहांगीर में अंग्रेज आ चुके थे, अंग्रेजी कंपनी आ चुकी थी, कैप्टन हॉकिंस आ चुके थे, सर टॉमस रो आ चुके थे, फिर सब चल गए थे। लेकिन फिर इसके शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में वो सब आने शुरू कर दिए और चुपके से जहाँ तहाँ अपनी कोठी बनाने लगे, बिना परमिशन के भी कोई काम करने लगे। तो ये क्या किए कि पुर्तगालियों द्वारा डकैती किया जाने लगा। किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में, खुर्रम के शासनकाल में। हुगली एक नदी है जो कोलकाता है, यहाँ पे इस क्षेत्र में देख रहे होंगे आप, कोलकाता वाले क्षेत्र में, यहाँ पे हुगली नदी के किनारे ये सब पुर्तगालियों द्वारा डकैती किया जाने लगा। मतलब बिना पूछे हुए, बिना कुछ परमिशन लिए हुए कोई माल को यहाँ से वहाँ भेज देना, यहाँ टैक्स वसूलना, यहाँ पे गैर परंपराओं के द्वारा यहाँ पे भारत के महिलाओं से शादी विवाह करने की नीति, तो ये सब पुर्तगालियों द्वारा किया जाने लगा। इससे शाहजहाँ बहुत गुस्सा रहता था और उसको भी इसने दबा दिया, इसको भी दबा दिया था, इस विद्रोह को भी शाहजहाँ दबा दिया था और पुर्तगालियों को भी भगाने में सफल रहा। ठीक है, तो हुगली नदी पर समझा कि यहाँ पे ये सब दिक्कत करता था पुर्तगाली। अब देखिए, सिख गुरु हरगोविंद, इन्होंने भी विद्रोह किया। क्या हुआ था ना कि मुगल काल में बाज पाला जाता था। ठीक है, तो बाज उड़ के इनके मतलब कार्य क्षेत्र में आ चुका था, ये बाज को रख लिए थे। तो बोला कि मेरा बाज लौटा दो। मुगल बोले, ये बोले नहीं लौटाएंगे। तो फिर उसके कारण भी कुछ विद्रोह किया गया इनके द्वारा। फिर क्या हुआ कि कुछ डकैतों द्वारा मुगल काल में घोड़े चुरा लिए गए, 2-3 घोड़े चुरा लिए गए और इनको लाके भेंट कर किया गया हरगोविंद को, सिख गुरु, और ये भेंट स्वीकार कर लिए। फिर मुगल द्वारा बोला गया कि मेरा घोड़ा दे दो, बोले नहीं देंगे। फिर विद्रोह हुआ, तो इस विद्रोह को भी दबाया। शासक बनने के बाद उसका विद्रोह जो 3 बुंदेलखंड पुर्तगालियों द्वारा, सिख गुरुओं के द्वारा किया गया। अब हम लोग देखते हैं राज्य विस्तार। वो कुछ राज्य विस्तार भी किए अपने शासनकाल में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है अहमदनगर। अहमदनगर, वही अहमदनगर जब यहाँ पे अहमदनगर का अभियान पर उसको भेजा गया था जहांगीर के द्वारा, तो उसके द्वारा यहाँ पे उसको एक उपाधि दी गई थी शाहजहाँ की। तो वो अहमदनगर पूर्ण रूप से नहीं जीत पाया था और इसके शासनकाल में जो है शाहजहाँ ने अहमदनगर पे पूर्णतः जीत हासिल की और गोलकुंडा और बीजापुर के साथ भी उसने संधि की और शांतिपूर्ण समझौते करने पर इनको मजबूर कर दिया। तो ये 3 उनके महत्वपूर्ण जो थे राज्य विस्तार हुए। और इसके बाद देखिएगा क्या हुआ कि पहले तो आप जान रहे हैं कि अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र मुगल के लिए काफ़ी कठिन, काफ़ी मुश्किलों भरा रहता था हमेशा, इसलिए इसको जीतने में हमेशा दिक्कत होता था। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ कि अपने पुत्र औरंगजेब को, शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसके तो दिल्ली में अधिकार कर रहा था शाहजहाँ, तो अपने पुत्र औरंगजेब को बोला कि जाओ तुम जो है दक्षिण का, दक्कन का सूबेदार बन जाओ। इसको दक्कन भी बोलते हैं, दक्षिण भारत भी बोलते हैं इस एरिया को। ठीक है,
तो यहाँ पे आप तुम जाओ सूबेदार बन जाओ, यहाँ का सब देख रेख तुम ही करो, यहाँ पे जितनी भी शक्तियाँ तुमको प्रयोग करने हैं यहाँ पे करो। किसको? औरंगजेब को दे दिया। और इसी समय क्या हुआ कि अपने 2 और पुत्र को यहाँ पे जो है ये बंगाल जो देख रहे हैं, बंगाल का सूबेदार इसको नियुक्त किया था। कहाँ गया? ये शाह शुजा को, है ना, शाह शुजा को है जो बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और ये जो आप देख रहे हैं मुराद बख्श को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। तो इस तरह से वो बांट दिया था। और ये दारा सिकों के बारे में आपको बताते हैं अभी हम तुरंत, ये भी एक विद्वान व्यक्ति था, बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखा औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया। और औरंगजेब अपने अंतिम दिनों में भी दक्षिण भारत चल गया था, क्योंकि इसको बहुत एक्सपीरियंस था दक्षिण भारत का। ये अपने साम्राज्य में जब ये गया, इसका साम्राज्य जब स्थापित हुआ, तो अपने अंतिम दिन में भी ये यहाँ का दक्षिण भारत चल गया था। ठीक है, उसको बाद में हम लोग देखेंगे, औरंगजेब वाले पार्ट में देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोहिनूर हीरा, इसका भी एक अलग ही इतिहास है कोहिनूर हीरा का। कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया गया दक्षिण भारत के गोलकुंडा का। ठीक है, गोलकुंडा से शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? मीर जुमला। ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ये एक है, पूरे दुनिया में एक ही कोहिनूर हीरा है, जो आज तो ब्रिटेन में है। लेकिन उस समय के हालात में ये मीर जुमला जो है शाहजहां को भेंट किया था। जो ये मीर जुमला था कौन? तो गोलकुंडा का वजीर था। वजीर का मतलब बताया आपको कि गोलकुंडा क्षेत्र में वहाँ का प्रधानमंत्री जो था कौन था? मीर जुमला था, उसने इसको भेंट किया था। तो ये आपने समझा। ये कोहिनूर हीरा का इतिहास भी काफ़ी लंबा है, जो कि बताएंगे। ये ज़्यादा दिन तक उसके पास नहीं टिक पाया था शाहजहाँ के पास। इसको क्या हुआ था कि 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह, जो ईरान का नेपोलियन है, तो आप लोग बस सुन लीजिए, इसको बताएंगे हम आगे डिटेल में बताएंगे दूसरे वीडियो में। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह जो था ना, 1739 में हमला किया दिल्ली पर, और ये जो कोहिनूर हीरा है इसको लेके भाग गया। और तख्ते ताउस जो इसके द्वारा बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा, जिसका चर्चा हम आगे करेंगे, तो वो भी लेके भाग गया। बहुत ज़्यादा उत्पाद भी मचाया, लेके चल गया था। ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया था ये। तो यहाँ देखा, ये कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को मिला। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि शाहजहाँ के द्वारा सिर्फ दक्षिण अभियान तो चल ही रहा था। अब शाहजहाँ यहाँ पर नियुक्त कर चुका था किसको? औरंगजेब को, कि जाओ तुम पूरा यहाँ पर देखो। और वो खुद चल गया उत्तर पश्चिम विस्तार करने। उत्तर पश्चिम आप लोग समझ रहे होंगे, इस क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को उत्तर पश्चिम बोलते हैं। तो यहाँ पे खुद जल गया कौन? शाहजहाँ गया और वहाँ पे जाके ये कंधार वाले क्षेत्र पर विजय हासिल किया। जबकि ये कंधार वाला क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र नहीं था उसके कब्जे में। ये आप फिगर को समझ रहे होंगे, ये भारत का मैप है और ये उत्तर पश्चिम का भाग है कंधार। ठीक है, ये कंधार वाला एरिया है, इस समय कंधार इसको बोलते थे। तो कंधार वाले क्षेत्र पर उसका कब्जा नहीं था शाहजहाँ का। लेकिन उस समय क्या हुआ, कंधार वाले क्षेत्र पर इसने कब्जा कर लिया। और ये बहुत बड़ी सफलता थी उस समय शाहजहाँ की, जो इसने किया था। लेकिन फिर ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। फिर कंधार वाले क्षेत्र पर जो है ईरानियों का फिर कब्जा हो गया। क्योंकि यहाँ हमेशा देखिए, यहाँ पे हमेशा से मुगल तथा ईरानियों के बीच विवाद रहता था। ईरान और भारत में मुगल, इन दोनों के बीच हमेशा इस क्षेत्र को लेकर विवाद रहता था शुरुआत से ही। और जब इस पर शाहजहाँ द्वारा पहली बार कब्जा किया गया तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र शाहजहाँ द्वारा हो गया था। तो फिर से कुछ दिन बाद ईरानियों द्वारा इस कंधार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया और शाहजहाँ की यहाँ से अधिकार हटा ली गई। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो ये था एक समझ, और हम देखते हैं आगे, तब तक इसको मिटा लेते हैं हम। उससे पहले आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या आपने पढ़ा। तो यहाँ बचपन का नाम आपने पढ़ा खुर्रम, जन्म देख लिया आप लोग 1592, पिता देख लिए सब कुछ, राजाभिषेक 1628 में हो गया। विवाह जो है अर्जुबंद बानो बेगम, जो कि आगे चल के मुमताज महल के नाम से जानी जाएगी, इसको उपाधि दिया गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दारा सिकों के बारे में आपको बताया था। ये 4 पुत्र आप ध्यान रखिएगा, दारा सिको, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा, और ये जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। दारा सिकों के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं हम। ये दारा सिको काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और ये उत्तराधिकार के युद्ध में जब शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है, उस समय के बाद काफ़ी इसका वर्चस्व बढ़ने लगा था। लेकिन ये किसी कारणवश, आपको बताएंगे आगे, युद्ध हुआ, उस युद्ध में जीत हासिल नहीं कर पाया, इसलिए नहीं बन पाया। लेकिन ये जो था ना, सबसे विद्वान कह सकते हैं। ठीक है, सबसे विद्वान था मुगल दरबार में। ऐसे कहा जाता है कि ये शाहजहाँ के 4 बेटे में सबसे ज़्यादा विद्वान था। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा विद्वान था कि इसने 52 उपनिषद
52 उपनिषद का इसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। साथ में इसने दारा शिकोह ने रामायण और भागवत गीता जैसी पुस्तक का और उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? तो इसे दारा शिकोह ने करवाया था। ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति था और ये था दावेदार उत्तराधिकार के युद्ध में, लेकिन औरंगजेब द्वारा इसको हरा दिया था, जो हम आगे देखेंगे। धर्मठ का युद्ध वगैरह होगा आगे, उसमें हम देखेंगे। तो आप समझे कि ये दारा शिकोह महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसने बामन भाषा में जो है ये बामन उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था और ये एक विद्वान व्यक्ति था जो किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था। अब हम इसको मिटाते हैं और इसके आगे देखते हैं कुछ थोड़ा सा और इतिहास है। अब आइए हम लोग देखते हैं उसके समय में किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्माण तथा उसके समय में हुए कुछ बदलाव, जो कि यहाँ पे देखेंगे। महत्वपूर्ण निर्माण तथा कुछ बदलाव, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। और उम्मीद करते हैं पिछला पार्ट भी आपको, पिछले जो हम बताए हैं वो भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा और ये भी आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहिएगा। तो उसके समय में कुछ महत्वपूर्ण निर्माण और बदलाव को देखते हैं हम लोग। देखिए, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब समझिए, स्थापत्य कला आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब निर्माण का कला, मतलब भवन निर्माण। बहुत ज़्यादा उस समय स्थापत्य पर जोर दिया गया और उनके शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल आपको बताए थे हम कि उस समय में भवन निर्माण की क्रिया, इमारतों की क्रिया बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थी, एकदम बहुत ज़्यादा हो रही थी उस समय में। और बताया आपको जहांगीर के समय में चित्रकारी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए वो चित्रकारी का स्वर्ण युग माना जाता है जहांगीर के काल को। तो इनको देखते हैं हम, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? शाहजहां के काल को। इससे एकदम, ये तो प्रश्न ही है, सीधे प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि दिल्ली का लाल किला का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा किया गया था। दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। और उसी में दीवाने आम तथा दीवाने खास का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किला में किया गया था। फिर देखिए, दिल्ली के जामा मस्जिद, ये सब तो आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे पहले, लेकिन बस रिवीजन आप लोग को हो सकता हो रहा होगा। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां करवाया था। फिर आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां करवाया था। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आगरा का मोती मस्जिद देख रहे हैं, ये आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। और यहाँ पर देखिएगा आप लोग, दिल्ली का मोती मस्जिद, यहाँ पे का स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, हम लोग भी करते थे कंफ्यूज, कि दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया है? तो वो औरंगजेब करवाया है। मतलब देखिए, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। लेकिन दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर लाहौर का किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। तो ये सब पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्थापत्य से पूछ दिए जाते हैं। और सबसे बड़ा निर्माण, सबसे प्रमुख निर्माण और विश्व धरोहर कहे जाने वाला 7 आश्चर्य में से एक ताजमहल का निर्माण भी किसका देन है? शाहजहां के देन है। और इस ताजमहल से संबंधित कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं अभी। ये ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। आप लोग को पता होगा, ताजमहल बहुत ही खूबसूरत इमारत जो कि आगरा में स्थित है, ये किसके याद में बनवाया गया था? तो मुमताज महल, जिसको हम, उसकी पत्नी थी मुमताज महल, उसी की याद में जो है ताजमहल का निर्माण कराया गया था। और ये ताजमहल का निर्माण जो है आगरा में कराया गया था, जो कि यूपी में है, आप लोग जानते होंगे। और फिर देखिए इसका निर्माण इसका कब हुआ था? तो 1632 ईस्वी में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था। तो इसका निर्माण 1632 में, 1631 में जो है मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी प्रसव पीड़ा से। आपको बताया हम कि 14वें बच्चे को जन्म देने के समय ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और बस 1631 में मृत्यु हुई है, 1632 में जो है ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया किसने? शाहजहां ने। और वो 1653 ईस्वी में जाके पूरा हुआ था, जो कि करीब 22 वर्ष लग गए थे ताजमहल को बनाने में। जितने इसमें वर्ष लग गए हैं उतना ही खूबसूरत वो ताजमहल दिखता भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो रूपरेखा था वो उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। रूपरेखा मतलब उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा। ध्यान रखिएगा इसको, उसका डिजाइन जो है उस्ताद ईसा ने बनाया था, जो रूपरेखा उसका तैयार किया था। उसके बाद इसके वास्तुकार, जो उसके बनाने वाले, उसके प्रमुख मिस्त्री कौन थे? तो मिस्त्री में अहमद लाहौरी का नाम आता है। अहमद लाहौरी, याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट, अहमद लाहौरी का नाम आता है उसका निर्माण वास्तुकार में। और ये जो ताजमहल है ये प्योर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक इमारत है।
और इसमें जो सफ़ेद संगमरमर का यूज हुआ था ये आया कहाँ से था, तो ये राजस्थान के एक जगह है मकराना, मकराना से ये पत्थर मंगवाया गया था। और वो प्रसिद्ध भी है, ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भी है ये क्षेत्र राजस्थान का। तो यहीं से पत्थर जो लगे थे वो ताजमहल में लगे थे मकराना से। और ये ताजमहल जो है हिंदू शैली प्लस ईरानी शैली प्लस मध्य एशिया शैली की मिलावट से बनी हुई इमारत है। इसमें 3 शैली आप लोग को देखने को मिलते होंगे, भारत की हिंदू शैली, फिर ईरानी शैली जो बताया था आपको, ईरान तरफ का वहाँ की शैली भी इसमें कुछ दिया गया है, और फिर मध्य एशिया की शैली भी इसमें प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ तक समझे आप। ताजमहल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उनके द्वारा क्या किया गया था, शाहजहां के द्वारा, कि शाहजहानाबाद नगर बसाया गया था। ये शाहजहानाबाद नगर कहाँ बसाया गया था, तो आजकल जो पुरानी दिल्ली आप बोलते हैं वहीं पे यमुना नदी के तट पे बगल में शाहजहानाबाद एक नगर बसाया गया था। और तथा उस समय राजधानी उसकी आगरा थी, तो नगर बसा के वो आगरा से राजधानी बदलकर दिल्ली ले गया था। कब, 1638 ईस्वी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा वो कौन सा शासक था, जो मुगल वंश का वो कौन सा शासक था जो आगरा से अपनी राजधानी बदल के दिल्ली लेके गया था, तो कौन था, शाहजहां। और शाहजहानाबाद नगर भी उसने बसाया था। तो ये सब ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फिर ध्यान रखिए मयूर सिंहासन, सबसे इंपॉर्टेंट मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊस इसी को बोला जाता है। मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस का निर्माण भी शाहजहां ने अपने शासनकाल में करवाया था। ये मयूर सिंहासन क्या था, तो उसका सिंहासन था जिसपे वो खुद बैठता था, वो प्योर सोना से जड़ा हुआ एक कुर्सी था, मतलब एक सिंहासन था जो शाहजहां खुद बनवाया था। और इसके जो मुख्य कलाकार थे बेबादल खां, ध्यान रखिएगा, तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था, बेबादल खां, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। और इसके मुख्य कलाकार बेबादल खां थे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। उसके समय में एक प्रमुख संगीतज्ञ, शाहजहां के समय में प्रमुख संगीतज्ञ, और संगीतज्ञ का चर्चा जब हो रहा है तो अकबर के काल में आप देखे थे संगीतज्ञ, तो वहां पे कौन थे, तानसेन, जिसको अकबर ने कंठाभरण बानी बिलास की उपाधि दी थी। और यहाँ जो आप देख रहे हैं संगीतज्ञ लाल खां, इसको शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि दी थी। ठीक है, गुण समंदर की उपाधि कौन दी थी, शाहजहां ने लाल खां को प्रदान की थी। ठीक है, अब देखिए कुछ बदलाव, उसके समय में हुए कुछ बदलाव जो आपको बताए थे हम कि शाहजहां जो है कट्टर मुस्लिम है, वो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे वो कट्टर मुस्लिम है, देखिए यहाँ पर। और उसके समय में, उसके पहले कोई भी शासक ऐसा नहीं थे जो कट्टर मुस्लिम थे। हुआ क्या, सबसे पहले उसने क्या किया कि विवाह के नियम को चेंज किया सिर्फ हिंदू के लिए। देखिए क्या हुआ उस समय में, शाहजहां के समय में जो ये नियम बदलाव हुआ, उस समय में क्या हुआ कि कोई भी हिंदू व्यक्ति मुस्लिम महिला से शादी नहीं कर सकता था। ये नियम बदल चुका था, मुस्लिम महिला से शादी नहीं कर सकता था। एक शर्त पर शादी हो सकता था, वो शर्त ये था कि अगर वो हिंदू व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाता है तब वो हिंदू महिला से शादी कर सकता है। सोचिए ये कितनी कट्टरता उसने दिखाई थी उस समय। तो वहाँ पे विवाह के नियम में चेंज करते हुए क्या किया था कि हिंदू व्यक्ति को, हिंदू को मुस्लिम महिला से शादी नहीं कर सकता था वो उस समय। ठीक है, अगला देखते हैं उसे तीर्थ यात्रा कर को लागू कर दिया था। देखिए ये वही कर आपको बताए थे हम अकबर के काल में कि तीर्थ यात्रा कर को अकबर समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर क्या था, जब हिंदू किसी तीर्थ स्थल पर जाते थे पूजा पाठ करने, तो वहाँ उससे तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, तो उसको इसने फिर लागू कर दिया था। अकबर ने खत्म कर दिया था लेकिन इसने फिर लागू कर दिया। लेकिन एक इनके चाहने वाले, इनके चहेते गुरु थे, इनके चहेते गुरु तो नहीं कहेंगे, इनके जानकार आदमी थे, तो उनके द्वारा कहने पर सिर्फ ये बनारस जो देख रहे हैं आप, बनारस में इस कर को समाप्त कर दिया गया था कि बनारस में ये कर नहीं लगेगा, बाकी जितने भी मेरे राज्य क्षेत्र हैं सब जगह ये कर लागू रहेगा। ठीक है, कवि राजमार्ग उनका नाम था। तो फिर आगे देखेंगे हम लोग कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये तो बलबन के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। बलबन, वो दिल्ली सल्तनत का बलबन, उसी के द्वारा ये प्रथा को स्टार्ट किया गया था। और इसको प्रथा को फिर आगे लागू किसने रखा था मुगल दरबार में, तो अकबर ने रखा था। आपको बताया था कि अकबर रखा था। और क्या किया, ये शाहजहां आके इस प्रथा को खत्म कर दिया। आपको बताए थे कि सिजदा कैसी प्रथा थी। सिजदा मतलब कि राजा के सामने आना और सर झुका के उनके, पैबोस का मतलब कि उनके पैरों को चूमना, दरबार में आना, सर झुकाना और उनके पैरों को चूमना ही सिजदा एवं पैबोस की प्रथा थी, जिसको इसने समाप्त कर दिया था शाहजहां। और आइए हम लोग आगे देखते हैं, जब एक अफवाह उड़ी, एक सनसनीखेज खुलासा हुआ, एक अफवाह फैलाई गई कि शाहजहां की मृत्यु हो गई।
एकाएक अफवाह हुआ, लेकिन ये सही नहीं था, हुई नहीं थी मृत्यु, लेकिन अफवाह फैलाया गया। और उस समय उनके चारों बेटे कहाँ अलग अलग जगह थे, आपको बताया कि अलग अलग जगह सूबेदार थे। औरंगजेब जो था दक्षिण भारत का सूबेदार था, और उधर गुजरात के साथ जो है शाह शुजा सूबेदार बनाया गया था बंगाल के तरफ। तो उस समय उन सबको पता चला एकाएक, तो वो सब में एक अजीब सी खुशी उत्पन्न हो गई कि चलो अब तो हम शासक बनेंगे, अब लड़ेंगे भाई में, हम शासक बनेंगे। इस सोच से एक मुझे एक अलग सी पता नहीं अजीब सा लगता है कि उस समय ऐसा क्या था कि जब पिता की मृत्यु होती थी तो उसके बेटे सब खुश होते थे कि चलो भाई अब हम शासक बनेंगे, अब हम उत्तराधिकार। जो पिता उसको इतने अच्छे से पाल पोस कर, उतने अच्छे सैन्य शक्ति उसको प्रदान करके इतना बड़ा करता था, और उसको विरोध करना और उसका मरने पर खुशी व्यक्त करना कि चलो हम शासक बनेंगे, पता नहीं कैसी प्रथा थी। और इसी को आप देखिए कि अकबर जब अपने लास्ट स्टेज में था, वृद्ध अवस्था में था, तो 1605 में जब वो उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसके पहले क्या हुआ था, उसके बेटे जहांगीर ने उसके प्रति विद्रोह उत्पन्न किया था ना, पूरा विद्रोह किया था कि नहीं हम बनेंगे शासक, आप हटिए, पूरा विद्रोह कर रहा था उसके लिए। तो फिर अकबर की मृत्यु हो गई थी, जबकि अकबर उसको कितना अच्छा से पाला था, उसका नाम सलीम रखा था, उसके लिए दरगाह पे गया था सलीम चिश्ती का, और मन्नत मांग के तब उसको जहांगीर की प्राप्ति हुई थी, उसका नाम सलीम भी रखा था, कितना प्यार से। लेकिन उसको जो है विद्रोह करके, मतलब उसको नहीं चाहता था जहांगीर कि नहीं हटे, अब हटे, हम शासक बनेंगे। और फिर देखिए जहांगीर के साथ भी वही हुआ, जहांगीर के समय में भी इसके बेटे ने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि नहीं तुम हटो, हम शासक बनेंगे। मतलब पता नहीं ऐसा क्या था। और ये सिर्फ देखिए इतिहास जब आप पढ़िए तो उससे कुछ सीखिए भी कि क्या होता है इतिहास में, क्या वो अभी भी हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे नहीं अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। हम बताते हैं कैसे, समझिए कैसे। हमारे देश के जो नेता मंत्री हैं, बहुत सारे नेता मंत्री, उनके देखिएगा उनके बेटे कोई और दल में रहेंगे और पिता कोई और दल में है। बेटे पिता का विरोध कर रहे हैं और पिता बेटे का विरोध कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों होता है। और ये खास करके वही होता है जो ऊंचे पद पे बैठे होते हैं, चाहे उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, तब जाके ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि उस समय की प्रजा भी ऐसी थी, मतलब कि शाहजहां के चाहे अकबर के समय के प्रजा भी ऐसी नहीं थी। वो सिर्फ शासक ही ऐसा काम करते थे कि मतलब उत्तराधिकार के युद्ध में मतलब एकदम भाई को मार देना है, पिता को मार देना है, कैद कर लेना है, पता नहीं ऐसा क्यों होता था। और ये देखिए फिर सुशांत सिंह का बारे में बात कर लें। सुशांत सिंह का क्या हुआ कि ऊंचे पद पे जो बैठे हुए हैं, ऊंचे स्तर पे जो बैठे हुए हैं, नेता मंत्री का बात नहीं कर रहे हैं हम, और दूसरा समझ रहे होंगे आप लोग। ऊंचे पद पे जो बैठे हुए हैं कभी नहीं चाहते हैं कि ये नीचे से आए और मेरे पद पे आ जाए और मेरा इतना टैलेंट है इसमें कि मेरे जगह पे आके हमको पीछे कर दे, नहीं चाहते हैं। उसका पैसे का दुरुपयोग भी किया गया और उसके सारे सबूत भी मिटा के उसको खत्म कर दिया गया। तो ये आज भी होता है, इतिहास आज भी ऐसा ही है, लेकिन ऊपर मायनों में है। हम निचले स्तर पे हम लोग को थोड़ा ऐसा दिखेगा, हम लोग को ऐसा नहीं दिखता। तो यही आपको बोल रहे हैं कि इतिहास जब आप पढ़िए तो उसको रिलेट करिए, समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सीखिए, खराब चीज़ को नहीं, अच्छे चीज़ों को सीखिए और समझिए। तो चलिए अब राजनीति में क्या फ़ायदा उतना बोलने का, हम लोग का तो अलग टॉपिक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आप लोग को समझाना चाह रहे थे कि इतिहास आज भी वही चल रहा है और आगे भी चलेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो उसके बेटों में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जब उसके पिता मर गए शाहजहां, तो वो जो उमंग उत्पन्न हुआ कि हम बनेंगे शासक, हम बनेंगे, तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि मात्र 2 शासक, औरंगजेब और ये दारा शिकोह, दो ही एक प्रभावी शासक उस समय में थे। और बाकी जो थे जैसे शाह शुजा, मुराद, ये दोनों थे उतने प्रभावी नहीं थे। तो ये दोनों के बीच युद्ध होता है, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। तो देखिए यहाँ पे धर्मठ का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, धर्मठ का युद्ध। ये आपको मिलान, जब आप परीक्षा में ना क्या होगा, मिलान करने के लिए देगा, तो वहाँ पर ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये धर्मठ का युद्ध जो है 1658 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 1658 में। इसमें क्या हुआ कि दारा पराजित हुआ, दारा शिकोह पराजित हुआ, किससे? औरंगजेब से, है ना। औरंगजेब से जो है दारा शिकोह पराजित हुआ, क्योंकि दारा शिकोह भी प्रभावी दावेदार था उत्तराधिकार का, ये चाहता था कि हम बने। इसके सपोर्टर भी बहुत ज़्यादा थे, उसके भी थे लेकिन इसके भी थे। तो ये बोलता था कि नहीं आप इतने विद्वान हैं, इतने अच्छे हैं, प्रभाव आपका ज़्यादा, तो आप बनेंगे। लेकिन ये पराजित हो गया औरंगजेब से। फिर क्या हुआ, इसको विश्वास नहीं हुआ कि नहीं हम पराजित कैसे होंगे, फिर लड़ेंगे, क्योंकि औरंगजेब उसको जिंदा छोड़ दिया था, बोला कि नहीं तुम भाई है, जाओ, तुमको मारेंगे नहीं। फिर क्या हुआ कि सामूगढ़ का युद्ध हुआ। ध्यान रखिएगा, युद्ध को थोड़ा ध्यान से रखिएगा। और इसका ईस्वी तो याद हो जाएगा आपको। ऐसा हम बोले ना कि को रिलेट करके पढ़िए, ईस्वी आपको नहीं याद होगा। आपको कैसे नहीं याद होगा कि शाहजहां की मृत्यु जब हुई ये 1658 में, तो क्यों ईस्वी नहीं याद होगा? याद हो जाएगा, रिलेट कर लीजिएगा एग्जाम में। ऐसे ऑप्शन तो नहीं देगा इतना सटा के कि 57, 58, 59, ऑप्शन दूर में रहता। तो 1658 में हुआ धर्मठ का युद्ध। और 1658 के मई में, देखिए ये युद्ध हुआ ना, ये अप्रैल में हुआ था, ठीक है, अप्रैल में ये हुआ था 1658 में धर्मठ का युद्ध। और सामूगढ़ का युद्ध हुआ मई में हुआ 1658 में। इसमें भी दारा पराजित हो गया,
इसमें भी उसको लगा कि नहीं हम जीतेंगे, लेकिन पराजित हो गया किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। फिर औरंगजेब इसको छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर ये नहीं माना। एक साल बाद 1659 में देवराई का युद्ध हुआ, ध्यान रखिएगा, देवराई का युद्ध 1659 में हुआ। यहाँ फिर से दारा पराजित होता है और अब औरंगजेब गुस्सा कर गया था कि हमको शासन करने नहीं दे रहा है, ये बार बार हमको पराजित मतलब युद्ध कर दे रहा है मेरे से। तो वहाँ पे औरंगजेब क्या करता है कि इसको इस्लाम धर्म का शत्रु बताकर इसकी हत्या कर देता है। मतलब बोलता है कि ये इस्लाम के लिए सही आदमी नहीं है। क्यों सही आदमी नहीं है? आपको बताया हम कि दारा सिकोह जो था ना, वो एक सहिष्णु शासक था, ध्यान दीजिएगा, वो एक सहिष्णु शासक था, ठीक है। सहिष्णु कहने का अर्थ है कि वो हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा मतलब भेदभाव नहीं करता था और हिंदू के ज़्यादा सपोर्ट में बोलता था। और यहाँ आपने देखा कि इसने उपनिषद का, रामायण का, भगवत गीता का, ये सब का फारसी में अनुवाद करवाया। बामन उपनिषद का इसने फारसी भाषा में अनुवाद जो है सिर ए अकबर, ये बताना आप लोग को शायद भूल गए थे, सिर ए अकबर, सिर ए अकबर नाम से किया था, ठीक है। सिर ए अकबर नाम से इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था बामन उपनिषद का, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ आपने देखा कि उसकी मृत्यु करवा दी, कौन? औरंगजेब ने दारा सिकोह। क्या अब औरंगजेब फ्री हो गया कि अब हम शासक बनेंगे, हम ही बचे हैं? फिर क्या होता है औरंगजेब के द्वारा अगला काम? औरंगजेब शाहजहां को कैद करवा के आगरा के किले में रखवा देता है। आगरा के किले में शाहजहां को कैद करवा दिया, अपने पिता को औरंगजेब ने कैद करवा कर रखवा दिया। वो जो अफवाह उड़ी थी कि मर गया है, लेकिन मरा नहीं था, अभी जिंदा है, उसको कैद करवा के रखवा दिया। कब? 1658 ईस्वी में आगरा के किले में। और आगरा का जो किला था ना, वहाँ से ताजमहल सामने सामने थे, तो दिखता था, मतलब इसके खिड़की से वो ताजमहल दिखता था। और ये बोला था अपने पिता को कि जाइए अपना अंतिम जीवन जो है, अपना अंतिम समय जो है आगरा के किले में बिताइए, वहाँ से टुकुर टुकुर जो है ताजमहल को आप देखते रहिए, उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो जाइए वहीं पर आप समय बिताइए अपना। तो क्या हुआ कि वहाँ पर रखवा दिया और 1666 में उसके बाद 8 साल के बाद शाहजहां की मृत्यु हो गई। उसी ताजमहल को देखते रहा वो अपने अंतिम दिनों में, जो उसके द्वारा बनवाया गया था। तो 1658 में रखवाया था, ठीक है, और 1666 में जो है शाहजहां का काम तमाम हो गया। तो 8 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु जो है 74 वर्ष की अवस्था में हुई थी, 74 वर्ष का हो चुका था, उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो है शाहजहां का इतिहास खत्म होता है, ठीक है, इतिहास का समाप्त होता है शाहजहां का। लेकिन अब इतिहास शुरू किसका होता है? औरंगजेब का, क्योंकि अब वो सत्ता पकड़ चुका है, अब वो अपना रंग दिखाएगा, वो अब शासन करेगा। तो इसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा समझने में। अगर समझ नहीं पाए हैं तो एक बार और आप वीडियो को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और किसी बुक से, जो भी बुक आप प्रेफर करते हो, उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे या मुगल काल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते रहिए, कोई परेशानी नहीं आएगा, सब क्वेश्चन आपके बनेंगे। और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से, ताकि अगला वीडियो जो भी हम लाएं, चाहे वो औरंगजेब का हो, चाहे किसी से भी संबंधित हो, तो आप लोग को जल्दी से प्राप्त हो सके। इसलिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।